हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन वन शॉट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग लेके आ चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे भैया पीवाईक्यूज 2012 से लेके 25 तक, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल खुद कंडक्ट कराता है उनकी। इसके अलावा प्री बोर्ड के पेपर्स हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, सब कुछ, इवन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए। ठीक है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। पीडीएफ अगर आप चाहिए कंप्लीट पीडीएफ जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इवन ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे। ऊपर आप लोग जाओगे पीडीएफ में तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे। कैसे डाउनलोड करना है, आप लोग आ जाइए एडुस्टेट ऐप पर। एडुस्टेट ऐप पर आप लोग आइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में, यहाँ पे है आईएमपी क्वेश्चन का सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग पीडीएफ परचेस कर सकते हो, सुपर पीडीएफ, इसका नाम भी सुपर पीडीएफ। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, ध्यान रखना ये हिंदी मीडियम की है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम की परचेस कर लेना। चलिए भैया, आ जाते हैं हम लोग चैप्टर पे हमारे। तो प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। व्हाट इज द रीजन दैट ट्रांजिशन मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। क्या रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स मतलब होता है डी ब्लॉक एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, तो भैया डी ब्लॉक क्यों नहीं बोलते, डायरेक्ट ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, इनको मैं आपको समझाऊंगा आगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, मैं यहाँ से सेटिंग चेंज कर लेता हूँ इसकी, ऑटो मैन्युअल। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया, देख लिया आपने। रीजन क्या है पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने का। पैरामैग्नेटिक मतलब चिपकने वाले, जो अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं मैग्नेट के आगे। रीजन फॉर पैरामैग्नेटिज्म इन ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपोनेंट्स क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो होती है इनकी, डी ऑर्बिटल कितने बॉक्स होते हैं भैया डी ऑर्बिटल में, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है डी ब्लॉक के अंदर, तो ये अनपेयर्ड रहेगा, ये अनपेयर्ड रहेगा, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अगर यहां तक भी हो रहा है तो भी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन अगर फुल्ली फिल्ड हो गया तो, फुल्ली फिल्ड हो गया तो उसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल उन्हें बोलते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डी ऑर्बिटल के अंदर। ये बात समझ में। चलिए, तो बात यहां पर यह है कि इनके पास मोस्टली, जनरली जो हमारे पास डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है इनके अंदर। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट्स। अब ये जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। और ये क्या करता है, ये कॉज करता है भैया, ये कारण होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की तरफ। आई बात समझ में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द रीजन दे ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड और आयंस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2014 में, 21 में, 14 में, क्वेश्चन बैंक 25 में दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर क्यों शो करते हैं। जैसे आपके पास लोहा होता है, आयरन होता है, वो कलर एक कलर का होता है, स्पेसिफिक कलर का होता है। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड जो होता है, गोल्ड का एक कलर होता है, स्पेसिफिक कलर। ऐसा क्यों होता है, कॉपर का एक कलर होता है, क्यों होता है ऐसा। तो इसका रीजन है डी ट्रांजिशन। देखिए, एक काम करता हूं, मैं आपको पूरी थ्योरी बता देता हूं, फिर यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं, तो आपको एक एक टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी, है ना। पहले आपको मैं थ्योरी पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है। इन दिस आयंस, यहीं से पढ़ते हैं, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड एन माइनस डी ऑर्बिटल। अब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनमें हर एक मेटल की बात करें तो उनके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, तभी उसको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहे हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है,
जिसको हम बोल सकते हैं n-d ऑर्बिटल के अंदर होता है। इन दिस आयन, अब ये आयन जो रहेगा विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिशन, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन शो कर सकता है कहां से कहां तक, वन d ऑर्बिटल टू अनदर d ऑर्बिटल व्हेन लाइट फॉल ऑन द कंपोनेंट। During this dd transition, the ion absorbs a certain wavelength of visible light and reflect या फिर transmit the remaining wavelength which appear as a colored light. Hence, the observed color of the ion is complementary to the color it absorbs. क्या हो गई भैया बात यहाँ पे? बात ये है, लेट सपोज हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास ये डी ऑर्बिटल हो गई, ठीक है। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल है, ये किस प्रकार से टूटेगी, ये इस प्रकार से टूटेगी, यहाँ पे 2 बॉक्स आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, इस टाइप से ये क्या हो जाती है, स्प्लिट आउट हो जाती है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो नीचे वाली रहेगी ये हायर एनर्जी ऑर्डर में भागने की कोशिश करेगी। कौन भागने की कोशिश करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से वो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर की तरफ ये भागने लगेगा, यहाँ से ये यहाँ पे इस तरीके से आने लगेगा। तो आने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेट सपोज ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, सूरज से यहाँ से रोशनी मिलेगी, यहाँ पे सन बना लेते हैं हम लोग, ये सूरज है, सूरज से इसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करी, एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये यहाँ से यहाँ कूद गया। तो एक डी से दूसरे डी में क्या किया, इसने ट्रांजिशन शो किया, इसलिए से बोलते हैं डी ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, डी ट्रांजिशन शो किया। जब ये शो करेगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एनर्जी कुछ अब्सॉर्ब कर लेगा, कुछ ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, रिमेनिंग वेवलेंथ वाली जो लाइट है उसको क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वही हमें शो होगा कलर के फॉर्म में, ठीक है, वही हमें क्या होगा, कलर के फॉर्म में शो होगा। यही बात यहाँ पे कही गई है। आई बात समझ में? तो मेन रीजन क्या है इसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन शो करता है, जो रिमेनिंग लाइट रहती है वो हमें शो होती है कलर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रीजन ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपोनेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। ठीक है, क्या रीजन है भैया कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं? रीजन सिंपल सा है यार, इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। ये तीनों चीजें आपको लिख के आ जाने एग्जाम में, सेम एज इट इज, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आप एग्जांपल देखना चाहें तो Fe जो होता है हैबर प्रोसेस में यूज होता है, और निकल पैलेडियम प्लेटिनम जो होते हैं वो हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं, ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्नेडियम पेंटाऑक्साइड कहाँ यूज होता है, H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है। ये पहले चैप्टर हुआ करता था हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि अब रिड्यूस हो चुका है, वहां पे इसको पढ़ते थे अपन लोग, हैबर प्रोसेस भी पढ़ते थे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी पढ़ते थे, लेकिन अब रिड्यूस हो चुका है, तो अपने को जस्ट अब एग्जांपल पढ़ने हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसीक्वेंसेस। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके कंसीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। Lengthenoid contraction refer to the gradually decrease in the ionic radius of the lengthenoid series elements, lengthinium to deuterium, as we move from left to right across the series. This contraction occurs due to the ineffective shielding of the nuclear charge by the f electrons. देखिए हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज जो होती है उसमें जो एटम के साइज होते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि उनका साइज कैसा होता जा रहा है, उनका साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि इनकी रेडियस क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। रेडियस छोटी होना मतलब कि साइज छोटा होता जाता है, एलिमेंट का साइज, हम लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं तो इनका साइज कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। इसका रीजन होता है इनइफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है इनइफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट, उसको समझते हैं। ये क्यों हो रहा है भैया, साइज छोटा क्यों हो रहा है? जो साइज छोटा हो रहा है ना, इसको बोलते हैं साइज का सिकुड़ जाना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रास्ट होता जा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है भैया, आपने तो बोल दिया बस यहाँ पे कि इनइफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट, ये होता क्या है, तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ले रखा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द शील्डिंग इफेक्ट डिस्क्राइब हाउ इनर इलेक्ट्रॉन्स कैन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द full effect of the nucleus positive charge. In case of lanthanoids, the f orbitals where the f electron decide provide poor shielding effect to as compared to s or p orbital. This means that as more f electrons are added, the outer electrons experience a strong effective nuclear charge. समझाता हूं बात क्या हुई है, ध्यान से सुनना। हमारे पास ये होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारे पास लेयर 1, ये हमारी लेयर 2 चढ़ गई, ठीक है, सबशेल जिसको हम लोग बोल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, ये यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो शो कर सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है। लेकिन ये जो शील्ड है ना, ये जो शील्ड है, ये आपको शील्ड की तरह दिख रही होगी, ये शील्ड जो है ये बहुत पुअर होती है। तो एफ ऑर्बिटल में जो इनर फील्ड होती है, इनर सबशेल होती है, वो कैसी होती है, बहुत पुअर होती है। उसकी वजह से क्या होता है भैया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये इसको शील्ड नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगता है, क्योंकि इसके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, देखिए लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी एलिमेंट्स में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी ना, तो वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो साइज हमारा छोटा होता जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रतिफल, कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नतीजा निकला इसका। नतीजा ये निकला कि साइज हमारा छोटा हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई हमारी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इनकी साइज छोटा होने की वजह से। और इसका इंपैक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिला, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर भी देखने को मिला, जहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा इससे, क्योंकि साइज यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में होते हैं, एफ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, एफ ब्लॉक में होते हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट शो करते हैं, जो कि पॉसिबल भी है। ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर स्टेबल, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं। यहाँ पे सारे मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। कैन बी ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी हो सकते हैं। इंक्लूड लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, यहाँ पे लेंथेनॉइड सीरीज होती है और एक्टिनॉइड सीरीज होती है। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना पूरी, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज भी होती है यहाँ पे, एक्टिनॉइड सीरीज 2 होती है यहाँ पे। तो भैया क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और इधर इन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ रहा है, ट्रांजिशन उनको बोलते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन नॉन ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, वहां पे डी ब्लॉक के अंदर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उनका। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पूरे भरे के भरे होते हैं। जैसे हमारे पास जिंक हो गया, जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक में। हैव पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड आउटर डी ऑर्बिटल, यहाँ पे पार्शियली या फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा डी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑर्बिटल की यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द नेम, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट सीरीज के नाम लिख दीजिए, सिंबल लिख दीजिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दीजिए। याद तो आप सभी को होने चाहिए यार, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ट्रिक से भी याद कर सकते हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल को नहीं छूना जनाब। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। सक्टिव, कर्मन, फिको, निकोजन, जैसे याद करना वैसे याद कर लो। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारी। तो हमारे पास यहाँ पे 21वां एटॉमिक नंबर होता है इसका। अब मैं बोलूं कि 21 में से 18 तो आर्गन ही कंटेन करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन तक 18 हो जाएंगे हमारे पास। बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 4s और n-1 इसलिए लिखते हैं हम लोग। n-1 का मतलब होता है 4 में से 1 गया तो कितने बचे, 3, 3d बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 आगे बचे कितने, 3 चाहिए हमें, 2 यहाँ भर दिए, एक और बचा, एक यहाँ पे आ जाएगा। पहले 4 में जाएगा, फिर d में जाएगा, लास्ट आता है d में। फिर यहाँ पे 22 होते हैं, तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा। 23 हो गए तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऐसे करके चीजें होगी। 4 नहीं होंगे, वेरी सॉरी, 4 नहीं होंगे। 4 का एक रीजन है, 4 का रीजन समझाता हूं मैं आपको। क्रोमियम में क्या होना चाहिए, क्रोमियम में होना ये चाहिए कि ये डी ब्लॉक है आपका और ये आपका एस ब्लॉक हो गया। 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 21 22 23 24, मतलब 3 4 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। अब ऐसा हुआ ना, तो देखा कि एक जगह खाली है, एक जगह खाली है। क्यों ना हम ऐसा करें कि यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पे भर दें, यहां पे। तो ऐसा होने पे
हमारे पास क्या होगा, 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों भैया, कहानी अच्छी चल रही थी, ऐसा क्यों करा आपने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो कभी भी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हम लोग इस तरह से कर देते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। ठीक है, फिर कहानी सेम वैसी चलेगी वापस से 5 6 7 8, 8 के बाद फिर यहाँ पे जहां पे 9 होंगे वहां से फिर से यही कहानी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद जाएगा, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से कहानी होने वाली है हमारी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू कैन से दैट स्कैंडियम इज 21 इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड जिंक इज 30। स्कैंडियम को आप क्या बोल सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हो, जिंक क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भैया यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जेड के अंदर देखो, डी के अंदर देखो, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ पे डी के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। बस ये छोटा सा रीजन है, हमने थ्योरी बहुत सारी लिख दी है ताकि अपना आंसर बड़ा हो सके, बड़ा कर सके। बाकी पढ़ के देखना, बहुत 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 बेसिक चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड को कभी भी हम लोग किसमें इंक्लूड नहीं करते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते। बस कहानी खत्म। ठीक है, कंक्लूजन ये है भैया, स्कैंडियम पार्शियली फिल्ड होता है, ये फुल्ली फिल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बतानी है, वेरिएबल वैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो पहले हम बात करेंगे वेरिएबल वैलेंसीज की। अब हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन है, आयरन हम FeCl भी लिखते हैं, FeCl3 भी लिखते हैं, FeCl2, FeCl3 लिखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये Fe जो है उसकी एक वैलेंसी भी हो सकती है, 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों हो रहा भैया कि एक की 3 वैलेंसी बन रही है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहां पर हम बात करें तो ये जो दो स्टेट्स है ये स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, ये स्टेबल मानी जाती है और ये जो है ये अनस्टेबल मानी जाती है, लेकिन बहुत जगह हम इसको भी यूज कर लेते हैं। ये जो दो होती है, दो कंडीशन हमारी स्टेबल मानी जाती है। तो फिर भी आप लोग देखो यार कि दो जगह पर भी ये हो रहा है, दो वैलेंसी क्यों शो कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास दो बॉन्ड बने, मतलब दो इसके पास बोल सकते हो आप लोग, दो इसके पास सबशेल है, एक तो N-1D और एक NS सबशेल। जैसे अभी हमने देखा था ना कि 4s और यहाँ पे 3D। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी डोनेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी डोनेट हो सकते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल में आप लोग आयरन का दे सकते हो और मैग्नीज का दे सकते हो। मैग्नीज तो सबसे ज्यादा करता है, ये +1 2 3 4 5 6 7 तक शो करता है, लेकिन स्टेबल कंडीशन में +2 +4 +6 ही और +7 ही शो करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, कलर क्यों शो करता है इसका रीजन मैं आपको बता दिया था। ठीक है, पता था DD ट्रांजिशन, तो DD ट्रांजिशन वाला यहाँ पे लिख देना। इसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपको बता रखी है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बाकी जो फुल्ली फिल्ड होते हैं वो रिपल होते हैं। वही चीज आपको यहाँ पे छापनी है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट विथ इक्वेशन। क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट जो है यहाँ पे हम समझेंगे क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, साथ में हमें इक्वेशन लिखने को कहा जा रहा है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्लोराइड आयंस इन अ कंपाउंड। ओनली क्लोराइड गिव द टेस्ट, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड डोंट। फ्लोराइड ही ये टेस्ट देते हैं, नाम से क्लियर है, क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट। क्यों किया जाता है टेस्ट? टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करने के लिए? क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये रहा, केमिकल इक्वेशंस ये रही, आपको याद करनी पड़ेगी इनको। क्लोराइड सॉल्ट इज हीटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ये जो है ये यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज है। इससे क्या बनेगा हमारे पास? K2CrO2 Cl2 हमारे पास बनेगा। इसका कंफर्मेशन देखने के लिए भैया हम लोग क्या करेंगे, NOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, जो हमारे पास बनेगा N2CrO4 जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, वो येलो कलर का क्या फॉर्म करेगा, वेपर फॉर्म करेगा। तो अगर कर देता है तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया हमारे पास जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, K2CR2 दिमाग में आ रहा है, CrO2 Cl2 क्रोमियम क्लोराइड हमारे पास बन चुका है। अच्छा, यहां पे आप पढ़ना, इफ क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट, अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करेगा, रेड फ्यूम ऑफ क्रोमियम क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर आपको क्लोराइड आयन प्रेजेंट मिल गया उसके अंदर, आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने पे क्लोराइड आयन मिला, तो पता कैसे चलेगा?
पता ऐसे चलेगा कि यहाँ पे रेड फ्यूम, ठीक है, रेड फॉर्म बोल दो, फ्यूम बोल दो एक ही बार, तो इसका मतलब होता है कि लाल कलर का धुआं यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, वेपर निकलेगी यहाँ पे, लाल कलर का धुआं यहाँ पे निकलेगा, तो समझ जाना कि भैया हाँ क्लोराइड आयन हमें मिल चुका है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि टेस्ट हमारा पास हो चुका है, नहीं तो हम बोलेंगे फेल हो चुका है। अब ये जो दो रिएक्शन दे रखी है इसको एज इट इज आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, जो है वो है, आपको याद करनी पड़ेगी रिएक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत बार ही आ चुका है। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं? इन्वॉल्विंग फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, यहाँ पे 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे 5f में जाता है। मोस्ट आर नॉन रेडियो एक्टिव, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब सभी होते हैं लगभग लगभग। एग्जिबिट मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली करता है, लेकिन यहाँ पे +3 +4 +5 6 तक कर लेता है। लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव, फॉर्म फ्यू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मोस्टली सभी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना। ये जो चैप्टर है ना इसमें थ्योरी बहुत सारी है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें हर चीज आपको समझानी पड़े। आपको अगर बेसिक समझ में आ गया ना तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है, फ्री के नंबर है इस चैप्टर के, ठीक है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, सारी चीज आपको समझ में जाएगी। जहां भी मुझे लगेगा ना कि समझाने वाली चीज है मैं आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझाऊंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन कर सकते हो, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया है। अगर आप बुक उठा के देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको कर दिया है, मैंने शॉर्ट में कर दिया इसको। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे आप बना सकते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना KMnO4 की, तो KMnO4 क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे तो H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा। फिर हमारे पास इसी आप कर सकते हो कि KNO2 और H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास। KMnO4 H2SO4 प्लस 5H2O2 से रिएक्शन करा दो तो ये आपको मिल जाएगी। ये तीन रिएक्शन आपको एज इट इज याद कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपको नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है, याद करनी पड़ेगी भैया, समझने वाली कुछ भी चीज इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भैया, डिस्कस द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको समझते हैं। डिस्कस द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आपको क्या बताना है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसकी ये प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है। एटॉमिक रेडियस पहले बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका साइज छोटा होता जाएगा और फिर लास्ट में यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, पहले छोटा होता जाएगा, साइज गिरता जाएगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज होगा। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एटॉमिक रेडियस, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर स्लाइटली इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज में, तो ये वाला चेंज, ये वाला जो पैटर्न है आपको शो होने लगेगा। पहले तो एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन सीरीज इनिशियली डिक्रीज, पहले तो डिक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, फिर लास्ट में थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से याद कर लो, डिंग डिंग डिंग, ओके, डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है भैया, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का साइज छोटा होता जा रहा है, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास भैया, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, खुद मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं, तो अगर कुछ मेटल होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर होगा ना उसमें, तो सही बात है यहाँ पे कि ये सभी क्या होती है? अच्छे मेटल्स होती है, इसलिए सभी के सभी क्या करती है? मेटेलिक कैरेक्टर शो करती है। मेटेलिक कैरेक्टर स्लाइटली डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर स्लाइटली डिक्रीज क्यों होता है? स्लाइटली डिक्रीज क्योंकि आप लेफ्ट से राइट अगर जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्लोली इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। आई बात समझ में? तो लगभग सभी क्या होता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, वो आप हमने देख लिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है +3 +4, ये जो होती है इस तरह से शो करती है, +2 शो करती है, जैसे मैग्नीज का देखा था +2 +4 +6 +7, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास हाउ K2Cr2O7 प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमियम क्लोराइड विथ राइट विथ इक्वेशन। अब ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा टफ आपको लगेगा क्योंकि इसमें इक्वेशन है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। तो जो जो क्वेश्चन में इक्वेशन आ रही है उनको भी छोड़ते जाओ, एक दिन बैठो आराम से, लिख लिख कर देखते जाओ, ऐसे याद होगी सारी रिएक्शन, इसमें समझने वाली चीज ज्यादा कुछ नहीं होती है। देखो हमें बनाना क्या है? K2Cr2O7,
K2Cr2O7 हमें बनाना है, तो लास्ट में K2Cr2O7 तो आपको पता आएगा आएगा। स्टार्ट करते हैं हम फेरोक्रोमेट से। फेरोक्रोमेट लिया, NaOH मिलाया, साथ में ऑक्सीजन मिला दी, इससे हमारे पास क्या बना, सोडियम क्रोमेट बन गया। फेरोक्रोमेट से आपने क्या बना दिया, सोडियम क्रोमेट बना दिया। फिर सोडियम क्रोमेट को पकड़ा, उसमें मिलाया H2SO4, तो इससे क्या बन गया आपके पास N2Cr2O7। लेकिन हमें चाहिए क्या, K2Cr2 चाहिए, तो इसको K में बदलने के लिए हमने KCl से रिएक्शन करा दी। तो KCl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे K2Cr2O7 हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको लिख दिया है, बस इस तरह से याद कर लो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, फालतू कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई दिक्कत नहीं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है और ये प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते हैं। क्या रीजन है इसका, सिंपल सी बात है, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है तो प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर आयन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह कुछ भी ये शो नहीं करते, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। पढ़ के देख लेना, बहुत सिंपल चीजें यहाँ पे लिख रखी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लेंथेनॉइड ग्रुप। लेंथेनॉइड ग्रुप को सेपरेट करना मुश्किल क्यों है, अभी बताया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपको मैंने, इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसलिए इनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है Cu+ इज कलरलेस व्हाइल Cu++ इज कलर्ड। तो कलर और कलरलेस का बता दिया मैंने आपको कि इनके पास अगर बोल सकते हो आप लोग क्या, कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कलर शो करेंगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फुल्ली फिल्ड होंगे, तो कलर शो नहीं करेंगे। तो ये Cu+ कलरलेस है, इसका मतलब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, इसके पास फुल्ली फिल्ड हो गए होंगे। ये कलर Cu++ क्या है, कलर शो कर रहा है, इसका मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ओके, 1 मिनट, फोन आ रहा है क्या, ओके। यहाँ पे देखिएगा, Cu+ इज कलरलेस। कलरलेस मतलब भैया इसके पास क्या है, इसके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे ही होंगे। तो Cu+ को हम देख लेते हैं। Cu+, ले तो Cu की बात करो, कॉपर, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, कौन से नंबर पे आता है, 29वें नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 29 है इसका। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, इसके पास 4s में होंगे, 4s और 3d बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को इधर फेंकेंगे। तो समझना, इसके बॉक्स बना रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये 4s, ये 3d, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए, 11 9 2 11। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये कॉपर में क्या होता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये उठा लेगा, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने कर दिया। अब ध्यान से देखना, हमें बात करना है Cu+ पे। Cu+ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, Cu+ का मतलब क्या हुआ, C और Cu+ में क्या अंतर है, Cu+ का मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, प्लस लग गया, मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है हमारे पास, ये है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके पास 3d क्या बचेगा, 3d में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 10 मतलब फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। फुल्ली फिल्ड हो गया, इसका मतलब है कि ये फुल्ली फिल्ड, इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, नो डी ट्रांजिशन, और ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक पूरा फिल हो चुका है। बात करें अगर हम लोग Cu+ की, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लो आप लोग, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, तो बचेंगे कितने यहाँ पे 3d 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही बचेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन बचने तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, इस वजह से कलर शो करेगा ही करेगा। बस ये रीजन हो गया कंप्लीट, इस तरीके से आप समझा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए यूजेस पूछे गए हैं, लेंथेनॉइड के और KMnO4 के यूजेस में आप बता सकते हो भैया, एक एक करके बात कर लेते हैं। लेंथेनॉइड एलॉयज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइटर फिल्म्स। ठीक है, लेंथेनॉइड एलॉय क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइटर फिल्म्स। लाइटर फिल्म्स बोले तो पत्थर होते हैं भैया एक तरीके के, जिनको अगर आप सॉलिड स्टेट पे अगर ऐसे करके उनको रब करते हो तो क्या करते हैं, ये चिंगारी छोड़ते हैं।
तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में लेंथेनॉइड एलॉयज का यूज किया जाता है। तो ये एक तो यूज हो गया। सेकंड यूज आप क्या बता सकते हो, इनको एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है कहाँ पे, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, और ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी काफी इनका यूज किया जाता है। राइट द टू यूजेस ऑफ KMnO4। KMnO4 भैया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका बहुत यूज करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोग KMnO4 का। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हो फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर क्लींजिंग वाउंड्स। ठीक है, घाव वगैरह को साफ करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है KMnO4 को। इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से ये थ्योरी को आप याद कर लो। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको लेके बैठो, लिखो लिखो लिखो, लिखने से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मांगते हैं यार, रिएक्शंस प्रैक्टिस मांगती है, ऐसे समझ में आपको इजीली नहीं आएगी। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने आपको करा रखे हैं इतने सफिशिएंट है। इस चैप्टर में अब आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आप लोग फोकस करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, वहां से टफ क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, यहां से कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।